कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। इसके पहले मैंने आपको अर्ली वैदिक एज पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए। इससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी अर्ली और लेटर वैदिक एज में। सो लेट्स स्टार्ट। जिस तरह से अर्ली वैदिक एज का सोर्स ऋग्वेद था, उसी तरह लेटर वैदिक एज का सोर्स कुछ सैक्रेड टेक्स्ट, लेटर वेदा जो कि अथर्व, यजुर और साम वेद होते हैं, ब्राह्मणास, आरण्यक्स, उपनिषद आदि हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वो पंजाब की वैलीज और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया तक अपना एक्सपेंशन कर चुके थे। पर लेटर वैदिक एज तक आते आते उन्होंने ना केवल पूरा नॉर्दर्न इंडिया बल्कि साउथ इंडिया तक भी अपना एक्सपेंशन कर लिया था। वो सरस्वती और गंगा रिवर के बीच में रहने लगे थे। डिवीजन ऑफ इंडिया उस टाइम 3 पार्ट्स में किया गया था। आर्यवर्त, जिसको हम नदर्न इंडिया भी कहते हैं, मध्य देश, जिसे हम सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं, और दक्षिण पथ, जिसको हम सदर्न इंडिया कहते हैं। अब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आयरन। हमने देखा कि ना ही सिंधु घाटी सभ्यता में और ना ही अर्ली वैदिक एज में हमें आयरन का नाम भी नहीं मिला था, बट अब लोगों ने आयरन को खोज निकाला है। इस वजह से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस तरह से? यू नो व्हाट, आयरन की एक खास बात होती है कि वो दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आपको कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल मिल गया तो आप उससे क्या बनाएंगे? औजार। अब जब एक बार आपने आयरन से कुल्हाड़ी बना ली तो आप क्या करेंगे? जंगल को काटना शुरू करेंगे। जंगल को काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक ज़मीन जिस पे आप खेती कर सकते हैं, और खेती करने के लिए आपको आयरन के इम्प्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो है आपका बहुत ही प्रोन्नत हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर आपका अच्छा हो जाएगा तो पहले जब आप सिर्फ सब्सिस्टेंट फार्मिंग कर रहे थे, मतलब सिर्फ आपका पेट भर जाए उतनी फार्मिंग कर रहे थे, वो अब बदल के क्या बन जाएगी? सरप्लस। अब आपके पास ना केवल अपना पेट भरने के लिए अनाज होगा बल्कि बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी होगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी फैक्टर्स दूसरे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, भले वो पॉलिटिकल फैक्टर हो, रिलीजियस फैक्टर हो या सोशल फैक्टर हो, इकोनॉमी का उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इकोनॉमी ने लेटर वैदिक एज का एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। किस तरह से? देखिए, जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो टैक्स ज़्यादा दे पाएगा। जब टैक्स ज़्यादा दे पाएगा तो किंग के पास ज़्यादा इनकम पहुंचेगी, और जब किंग के पास ज़्यादा इनकम पहुंचेगी तो उसकी पावर्स बढ़ जाएंगी, और जब पावर्स बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। रिलीजन अगर एस्पेक्ट पर हम देखें तो अगर अब आपके पास पेट भरने लायक भोजन है और पैसा है तो आप क्या करेंगे? दान करेंगे। दान कहाँ करेंगे? टेम्पल्स में दान करेंगे। तो ऑटोमेटिकली रिलीजन भी यहाँ से अफेक्ट हो गया ना। तो आइए हम और चीज़ों को विस्तारित रूप से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटी। यहाँ पर चेंज ये आया कि जहाँ पहले जन हुआ करते थे, हमने बात करी थी जन होते थे, अब वो बड़े होकर क्या बन गए हैं? जनपद। जैसे कि कुरु की अगर बात करें तो पहले था भारत और
पुरु, इन दोनों ने मिलकर बना लिया कुरु जनपद। सिमिलरली अगर हम पांचाल की बात करें तो तुर्वश और कृवि ने मिलकर क्या बना लिया था? पांचाल जनपद। तो भरत और पुरु जन थे और उनसे बना कुरु जनपद। दूसरी बात ये कि जहाँ पहले ट्राइब्स हुआ करती थी वहाँ अब बड़े बड़े एम्पायर होंगे। लोग अब अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि किंग की पावर बढ़ गई, किंग की पावर बढ़ गई तो अब सभा समिति ऑटोमेटिकली इनकी पावर कम हो गई। साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने आपको बाली के बारे में बताया था। बाली क्या होता था? वो बेसिकली एक ट्रिब्यूट होता था जो कि प्रजाजन किंग को देती थी, जो कि वॉलेंटरी होता था, वो अपने मन से दे देते थे। बट अब ये वॉलेंटरी नहीं रह गया, ये कंपलसरी टैक्स हो गए थे। ये हो गए थे कंपलसरी, जो कि क्या थे? 1/6 ऑफ देयर इनकम। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये नाम बाली, शुल्क और भाग याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि उस टाइम पे जो टैक्स प्रचलित थे उनका नाम क्या था। तो वो 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा टैक्स नहीं था। तो बाली, शुल्क और भाग आपको याद रखने हैं। सभा समिति की मैं बात कर रही थी, तो वो अब नोबल्स और ब्राह्मण्स चलाने लगे थे। उनको डोमिनेट कौन करने लगा था? नोबल्स और ब्राह्मण्स, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन पीपल का इंटरफेरेंस अब कम हो गया था। जहाँ पे पिछली बार हमने देखा था अर्ली वैदिक में कि पनिशमेंट जो थी वो लाइट हुआ करती थी, बट अब वो सीवियर हो गई थी। इसलिए जो सेंस ऑफ जस्टिस था वो क्या हो गया था? बहुत बढ़ गया था। सभा समिति की इम्पोर्टेंस तो कम हुई, बट ऑफिशियल्स की संख्या बढ़ गई। जहाँ हमने देखा था कि पहले पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी मेन होते थे, वहाँ अब सुत, संहित्री, क्षत्रिय, भागदुहा, स्फास और अक्षवा नाम के ऑफिसर्स भी आ गए थे। अब आपको ये सारे याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि वहाँ के ट्रेजरर को क्या बोलते थे, वहाँ के टैक्स कलेक्टर का नाम क्या था, वहाँ के स्पाइस को क्या बोलते थे। तो फॉर सॉल्विंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सुत वॉज बेसिकली रथकार। संहित्री का मतलब क्या होता है? ट्रेजरर, जो पूरा धन संभाल के रखता था। खस्त्री क्या होता था? चैम्बरलेन, जिसका मतलब ये होता है वो पूरे पैलेस का कामकाज देखता था। भागदुधा वॉज बेसिकली टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था। स्पस क्या होता था? वो स्पाइज होते थे, गुप्तचर जिन्हें हम कहते हैं। और अक्षवापा होता था अकाउंटेंट। ये नाम आप याद कर ही लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी पे। जहाँ हमने पहले देखा था कि मेजरली पेस्टोरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वह अब क्या बन चुकी थी? प्योरली एग्रीकल्चर। अब लोगों के पास आयरन आ गया था, तो आयरन की मदद से उनके पास पर्याप्त खाना आ जाता था। इसलिए पेस्टोरल से उनका ध्यान हट के कहाँ गया? सेटल्ड एग्रीकल्चर में। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि निष्क जो था वो बेसिकली ऐसा करेंसी यूज़ करी जाती थी जो कि एक पीस ऑफ गोल्ड होता था। वो लेटर वैदिक एज में पीस ऑफ गोल्ड को हम कहने लगे सतमान और कृष्णला। ये अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सतमान और कृष्णला क्या थे? बेसिकली ये पीस ऑफ गोल्ड थे जिन्हें हम एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे। ओके, अब कई सारे टेक्स्ट में हमको देखने को मिला है 2 नाम, श्रेष्ठिन और पनी। श्रेष्ठिन और पनी जो थे वो बेसिकली मर्चेंट्स थे। आपको एग्जाम में आ सकता है कि श्रेष्ठिन और पनी क्या थे, तो वो 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। मर्चेंट थे, कोई ऑफिशियल्स थे, सभा समिति के मेंबर थे। तो आपको क्या याद रखना है कि श्रेष्ठिन और पनी मर्चेंट्स थे। अब जब मर्चेंट्स का नाम टेक्स्ट में आया है तो इससे पक्का है कि ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इनकरेज हुआ होगा, उस टाइम पे इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आयरन को उस टाइम आयरन तो कहते नहीं थे, क्या कहते थे? श्याम और कृष्णायस।
ये नाम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है। क्या था नाम? श्याम और कृष्ण अयस। ओके। एक और फैक्ट है, इकोनॉमी से रिलेटेड तो नहीं है, बट राइस को टेक्स्ट में उस टाइम व्रीहि कहा जाता था। याद रखिएगा, राइस को क्या कहा जाता था? व्रीहि। पॉटरी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी। कुछ फेमस पॉटरी के नाम यहाँ पे दिए हैं: ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नीचे इन सब की पिक भी इंसर्ट कर रखी है, आप देख सकते हैं। ये है ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, दिस इज़ पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। पिछले वीडियो में क्या था? OCP था, जो कि अर्ली वैदिक एज में पॉटरी चलती थी, उसका नाम। रेड वेयर क्या है? इस तरह का दिखता है। आगे चलते हैं। सोसाइटी। सोसाइटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अगेन समझने के लिए। 4-fold डिवीज़न, 4-fold क्लासिफिकेशन हमने पहले भी देखा था, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। हमने देखा था कि किस तरह से हमने 4 क्लासेस में लोग को डिवाइड कर दिया था, बट अब ये बहुत ही रिजिड बन चुका था। जहाँ पहले वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे चलता था कि जिसको जो मन करे वो जॉब कर सकता है, अब वो बर्थ बेसिस पे हो गया था। आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शिफ्ट नहीं हो सकते। अगर आपके डैड जो थे वो शूद्र थे तो आप भी शूद्र ही होंगे, और आप टीचर नहीं बन सकते, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, यू कांट बिकम वॉरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 4-fold क्लासिफिकेशन था वो रिजिड हो गया था। एक नई चीज़ यहाँ हमें देखने को मिली, वो है आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम बेसिकली ह्यूमन लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनको डिटेल से जानते हैं। ब्रह्मचर्य बेसिकली 0 से 25 साल तक इंसान ब्रह्मचर्य फेज में रहता है। गृहस्थ में इंसान 25 से 50 साल जो रहता है गृहस्थ फेज में रहता है, और 50 से 75 ईयर्स तक इंसान वानप्रस्थ में रहता है, और 75 से 100 इंसान संन्यास फेज में रहता है। अब इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वो बच्चा पूरे टाइम टीचर के पास रहता है और स्टडी करता है। गृहस्थ में वो शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, और बेसिकली वो अब घरेलू लाइफ अपनी शुरू कर देता है। वानप्रस्थ में इंसान मटेरियल वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले लेता है और अब वो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करता है। संन्यास में क्या होता है? संन्यास में वो जंगलों में चला जाता है, पूरी ज़िंदगी को छोड़ के, पूरी दुनियादारी को छोड़ के, और अब वेट करता है वो क्या? मोक्ष प्राप्ति का। किसका वेट करता है? मोक्ष प्राप्ति का। आई होप आपको ये सब समझ आ गए हों। ब्रह्मचर्य में वो पढ़ता है, गृहस्थ में उसकी शादी होती है, वानप्रस्थ में वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, और संन्यास में वो जंगल में जाके मोक्ष प्राप्ति का इंतज़ार करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, गोत्र। गोत्र जो है उसका इंट्रोडक्शन आ गया था अब लेटर वैदिक एज में, इससे पहले हमने ये नाम कहीं नहीं सुना था। गोत्र क्या होता है? वो बेसिकली हम आजकल भी देखते हैं कि अगर बहुत सारे इंसानों का गोत्र एक है, इसका मतलब है कि उन सब के पूर्वज एक ही थे, दे हैड कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, तो गोत्र शब्द कहाँ पर आया था? लेटर वैदिक एज में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। पर्दा कस्टम की अगर बात करते हैं तो इस समय भी पर्दा कस्टम बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट हल्का हल्का इंट्रोड्यूस होने लगा था। अच्छी बात यह है कि चाइल्ड मैरिज इस समय भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एजुकेशन जो है विमेन को भी मिलती थी। गार्गी और मैत्रेयी तो इम्पॉर्टेंट विमेन थी। मैं बता दूं कि मैंने गलती से पिछले वीडियो में गार्गी और मैत्रेयी का नाम ले दिया था। वो अर्ली वैदिक में नहीं, लेटर वैदिक एज में थी, और ये कौन थी? बेसिकली फिलोसोफर्स थी। तो ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं कि ये फिलोसोफर्स थी, और इनका नाम एग्ज़ाम में आ सकता है कि विमेन जो कि लेटर वैदिक एज में एग्जिस्ट करती थी वो कौन थी? तो वो थी गार्गी और मैत्रेयी। बुरी बात ये हो गई थी कि अब विमेन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करती थी।
तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है विमेन की कंडीशन जहाँ पहले ऊपर थी उनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था लेटर वैदिक एज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नई सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने लगी थी, जैसे कि इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और बनारस प्रोमिनेंट सिटीज़ थी जो कि लेटर वैदिक एज में डेवलप हुई थी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है जब ब्राइड ग्रूम अपर कास्ट का होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब ब्राइड ग्रूम अपर कास्ट का होता है और जब ब्राइड लोअर कास्ट की होती है, जब इन दोनों की शादी होती है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह इसका जस्ट उल्टा होता है, जब ब्राइड अपर क्लास की हो और ब्राइड ग्रूम लोअर क्लास का हो। अब हम बात करते हैं रिलीजन की। जहाँ हम पहले देखे थे कि इंद्र, वरुण और अग्नि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट गॉड थे, अब प्रजापति, विष्णु, रुद्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए थे। कौन इम्पॉर्टेंट बन गए थे? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। तो अगर एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉड कौन था लेटर वैदिक एज में, तो वो थे प्रजापति। और अगर अर्ली वैदिक एज में पूछे तो कौन थे? इंद्र। यज्ञ और सैक्रिफाइसेस उस टाइम बहुत बढ़ गए थे, यज्ञ और बलि देना, क्योंकि ब्राह्मण्स बेसिकली अपनी सुपीरियॉरिटी दर्शाना चाहते थे। वो अब उनका माइंडसेट ये बन गया था कि उन्हें दूसरे कास्ट वालों को नीचा रखना है और खुद वो डोमिनेट करना चाहते थे। तो वो इस तरह के ढकोसले बहुत करते थे, यज्ञ करो, बलि करो, दुनिया भर की चीज़ें क्या करते थे वो, ताकि सुपीरियॉरिटी दिखा सकें। सिमिलरली क्षत्रिय हमेशा उनसे compete करने की सोचते रहते थे। तो इन दोनों के कंपटीशन में बेचारे जो वैश्य और शूद्र थे उनकी कंडीशन कम होती गई और कम ही होती गई। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट भगवानों को देख लेते हैं और वो क्या डिनोट करते हैं। जैसे प्रजापति क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैं। प्रजापति कौन है? क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, कौन से ब्राह्मण में दोनों को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि सभा समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु जो है वो आर्यन के पैट्रन गॉड हैं। ओके, नेक्स्ट इज रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स। अगेन इम्पॉर्टेंट कि पशुओं का देवता कौन था? रुद्र। अब ये है पुशान। पुशान को शूद्रों के देवता बताया गया है। पुशान को क्या बताया गया है? शूद्र के देवता। और लेटर वैदिक एज में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत आए थे जो कि हमें अर्ली वैदिक एज तक देखने को नहीं मिले थे। और ये सब किस में दिया है? बृहद अरण्यक में। बृहद अरण्यक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत किस में दिया है? बृहद अरण्यक में। अब हम बात करते हैं यज्ञों की। यज्ञों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी लेटर वैदिक एज के लोगों में। तो यज्ञों को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लघु यज्ञ और महायज्ञ। लघु यज्ञ तो होते थे सिंपल सेक्रीफाइस जो कि नॉर्मल लोग करते थे, कॉमन पीपल करते थे। और महायज्ञ होते थे ग्रैंड सेक्रीफाइस जो कि कौन करते थे? बेसिकली रॉयल क्लास जो होती थी वो करती थी महायज्ञ। कुछ लघु यज्ञ के नाम ये दिए हैं: पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ और पुनर्मास यज्ञ। दर्श यज्ञ जो है वो कब किया जाता था? अमावस्या में। और पूर्णमास जो यज्ञ है वो कब किया जाता था? पूर्णिमा के दिन। ये तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये महायज्ञ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि राजसूय यज्ञ, जब कोई नया राजा बन जाता था, राजा बनने पर राजसू यज्ञ किया जाता था जो कि 1 साल तक चलता था। ये बेसिकली जो रहता था वो 1 साल तक चलता था।
नेक्स्ट है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो रहता था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था कि हम कितने पावरफुल हैं, वो किसके थ्रू बताते थे, वाजपेय यज्ञ से। अब आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए करा जाता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए। कौन सा यज्ञ किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ, और ये 3 दिन तक चलता है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी राजा अपना घोड़ा छोड़ देता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वो एरिया वो राजा का होता जाएगा, और बाय चांस वो घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो इसको एक चुनौती की तरह माना जाता था कि आओ मुझसे लड़ाई करो, और फिर लड़ाई होती थी। इंटरेस्टिंग है ये सब अगर बनाया जाए तो। नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें क्या करा जाता था, एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था अग्नि के लिए, एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था अग्नि के लिए। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।